भंगी 93,691। चमार मोची माचीगर 3,06,478। सोची महार होलिया 1.5 14,70,992। मांग मादिग 2,74,037। योग 21,45,198। इसमें ढोरों की यह संख्या जोड़ी जानी चाहिए 13,506। कुल अस्पृश 21,58,704। अस्पृशों के जिलावार आंकड़े इस प्रकार हैं। कॉलम नंबर 1 जिला। दूसरा, कुल जनसंख्या 1911। तीसरा, हिंदुओं की कुल जनसंख्या। चौथा, अस्पृश्यों की कुल जनसंख्या। पांचवा, कुल जनसंख्या में अस्पृश्यों का प्रतिशत। छठवां, हिंदुओं की जनसंख्या में अस्पृश्यों का प्रतिशत। ब्रिटिश जिले अदन को छोड़कर 1,96,28,470। 1,49,20,267। 16,27,980। 8 10.9। 1 बम्बई नगर 9,79,445। 6,64,042। 89,052। 9 11.6। उत्तरी डिवीजन 3,68,05,383। 3,11,07,263। 2,45,050। 6.6 7.8। 2 अहमदाबाद 8,27,809। 6,93,155। 78,869। 10 11.4। 3 भाड़ोच 3,06,717। 1,92,935। 22,390। 7 11.6। चौथा खेड़ा 6,91,744। 5,98,164। 41,497। 5.9 6.95। पंचमहाल 3,32,695। 2,74,339। 14,410। 4 5 6 सूरत 6,54,109। 5,71,745। 36,509। 5.66। 7 सूरत 6,54,109। 5,71,745। 36,509। 5.66। 7 थाना 8,82,309। 7,86,925। 50,010। 5.66। मध्य डिवीजन 6,38,07,064। 5,99,08,828। 7,73,184। 12 13। 8 अहमदनगर 9,45,305। 8,55,676। 1,16,929। 12 13.6। 9 खानदेशपुर 1,34,000। 10,34,886। 9,02,131। 1,12,391। 10.8 12। 10 खानदेश पश्चिम 5,80,773। 4,74,200। 36,809। 6 7.7। 11 नासिक 9,05,030। 8,43,705। 97,740। 10.7 11। 12 पूना 1,71,512।
पूना 10,71,512, 9,91,725, 1,13,118, 12.4, 13.3, 17, 10,81,278, 10,28,176, 1,44,688, 13, 14, 14 सोलापुर 7,68,330, 7,03,215, 1,29,063, 16.718, दक्षिणी डिवीजन 50,61,150, 45,02,708, 3,85,470, 7.6, 8.5, 15, बेलगांव 9,43,820, 8,17,797, 83,199, 8.8, 10.1, 16, बीजापुर 8,62,973, 7,57,542, 80,501, 9.6, 17, धारवाड़ 10,26,005, 8,72,885, 52,540, 5, 6, 18, कनारा 4,30,548, 3,83,624, 10,767, 2.4, 2.9, 19, कोलाबा 5,94,156, 5,60,266, 51,108, 8.5, 9.1, 20, रत्नागिरी 12,03,638, 11,10,594, 1,07,354, 8.9, 9.7, सिंध ब्रिटिश जिले 35,13,435, 8,37,426, 1,35,224, 3.8, 16, 25, 1911 की जनगणना के अनुसार बम्बई प्रेसिडेंसी की कुल जनसंख्या केवल ब्रिटिश जिलों की 19,628, 1,96,28,477 है। इसमें से अस्पृश्यों की संख्या 1,62,07,980 है, जो कुल जनसंख्या का 8% है। मान लें कि फिलहाल बम्बई विधान परिषद में 100 निर्वाचित सदस्य होंगे, उसमें अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में 8 प्रतिनिधि होने चाहिए। यदि प्रत्येक 2 लाख की जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि आवंटित कर दें, जो 2 करोड़ की जनसंख्या के लिए 100 प्रतिनिधियों का अनुपात भर है, तो अस्पृश्य अधिकार के रूप में अपने लिए 8 प्रतिनिधियों की मांग कर सकते हैं। लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी के अस्पृश्यों को कुल मिलाकर 9 सदस्य चुनने की अनुमति दी जा सकती है। एक अतिरिक्त सदस्य के निर्वाचन का औचित्य बाद में दिया जाएगा। 26, यदि उन्हें 9 सदस्य चुनने की अनुमति दी जाए तो उन्हें चुनने वाले निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार होंगे: 1. बम्बई नगर और सिंध प्रांत को छोड़कर प्रेसिडेंसी के विभिन्न जिलों का भाषाई आधार पर एक साथ समूहीकरण आगे दिए गए आंकड़ों के अनुसार किया जाना चाहिए। नंबर 1, गुजराती भाषी जिले 1. अहमदाबाद 78,969, 2. भरूच 22,390, तीसरा खेड़ा 41,497, चौथा पंचमहाल 4,410, पांचवा सूरत 36,509, 2. मराठी भाषी जिले 1. ठाणे 50,010, 2. कोलाबा 51,108, 3. रत्नागिरी
1,07,354। चौथा अहमदनगर 1,16,929। पांचवा खानदेश पश्चिम 36,809। 6 खानदेश पूर्व 1,12,391। 7 सतारा 1,44,738। 8 पूना 1,48,118। 9 नासिक 96,740। 10 सोलापुर 1,29,063। 3 कन्नड़ भाषी जिले 1 धारवाड़ 50,540। 2 बीजापुर 80,503। तीसरा बेलगांव 83,199। चौथा कनारा 10,758। 27 स्पर्शों के निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए। कॉलम नंबर 1 भाषा, कॉलम नंबर 2 जिला, कॉलम नंबर 3 जिलों की जनसंख्या, कॉलम नंबर 4 निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, कॉलम नंबर 5 निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम संख्या, कॉलम नंबर 6 निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। बम्बई नगर 1 गुजराती, बम्बई नगर में 1 अहमदाबाद, बम्बई नगर में 89,052। 1 अहमदाबाद 78,869। 2 भड़ोच 22,390। तीसरा खेड़ा 41,497। चौथा पंचमहाल 14,410। पांचवा सूरत 36,509। दूसरा मराठी 1 ठाणे 50,010। 2 कोलाबा 51,108। तीसरा रत्नागिरी 1,07,354। चौथा अहमदनगर 1,16,929। पांचवा खानदेशपुर 1,12,391। छठवां खानदेश पश्चिम 36,809। सातवां नासिक 97,740। आठवां सतारा 1,44,688। नौवां पूना 1,33,118। 10वां सोलापुर 1,29,063। नंबर 3 कन्नड़ 1 बेलगांव 83,199। 2 बीजापुर 80,501। तीसरा धारवाड़ 52,540। चौथा कनारा 10,07,67। सिंध 1,35,224। निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 4 बम्बई नगर में 89,052। गुजराती में 1,93,675। 2,08,472। मराठी 2 3,63,869। 4,06,869। कन्नड़ 2,27,007। सिंध 1,35,224। कॉलम 5 निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7। छठवां कॉलम निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 1 1 1 1 2 2 1। प्रेसिडेंसी के स्पर्शों द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या। इन 9 निर्वाचित सदस्यों को एक निर्वाचक मंडल बनाना चाहिए ताकि वे अपने बीच से एक सदस्य चुन सकें जो इंपीरियल विधान परिषद में इस प्रेसिडेंसी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर सकें। 28 यह आपत्ति की जा सकती है कि भले ही 8 प्रतिनिधियों की संख्या सदस्यों की जनसंख्या की तुलना में अधिक नहीं है, लेकिन वह सदस्यों की मतदाता संख्या की तुलना में अधिक हो सकती है। यह सही है कि स्पृश्य एक गरीब समुदाय है और उसी मताधिकार के अधीन वह प्रति हजार पर अन्य समुदायों की तुलना में मतदाताओं का कम अनुपात प्राप्त करते हैं।
लेकिन यदि अस्पृश्यों की इस गंभीर स्थिति को स्वीकार किया जाए तो हमें उनके प्रतिनिधियों की संख्या को घटाना नहीं चाहिए, बल्कि उनके मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अर्थात हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि जहाँ तक अस्पृश्यों का संबंध है, मताधिकार संबंधी उनकी योग्यता को कम कर दिया जाना चाहिए। 29 मताधिकार क्या है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तर्क के अनुसार यह आग्रह किया जाता है कि मताधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जिनसे आशा की जा सके कि वे उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। इसके विपरीत प्रोफेसर एल.टी. हाउस ने कहा है, यह सच है कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मतदाताओं को दिए गए अवसर पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि वोटरों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लोकप्रिय सरकार का प्रयोग स्वयं में एक संपूर्ण शिक्षा है। मताधिकार को अपने आप में स्पष्टतः एक ऐसी प्रेरणा कहा जा सकता है जो रुचि पैदा करने के लिए आवश्यक होती है। मात्र मतदान का अधिकार एक शांति प्रिय नागरिक को नारेबाजों तथा कुचक्रियों के अत्याचारों से मुक्त करता है। वर्तमान निष्क्रियता की धारणा इस बात का पर्याप्त कारण नहीं है कि उसे उत्तरदायी सरकार से वंचित किया जाए अथवा मतदान के क्षेत्र को सीमित किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मताधिकार एक प्रकार की शिक्षा है और ऐसे समूह हैं जिनके बीच धन और शिक्षा का समान वितरण नहीं है तथा इन समूहों के विचार भी एक जैसे नहीं है। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने ठीक ही कहा है कि मताधिकार की एकरूपता को कायम नहीं रखा जा सकता। 30 लेकिन अस्पृश्यों के मामले में जहां उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम करने के संबंध में कुछ कारण हैं, वहीं उनके निर्वाचक मंडलों का विस्तार करने के लिए भी अनेक कारण हैं। यदि वर्तमान मताधिकार की छाया में अस्पृश्य बड़ी संख्या में निर्वाचक नहीं बन सकते तो यह उनका दोष नहीं है, अस्पृश्यता ही उनकी नैतिक तथा भौतिक प्रगति में बाधक है। धन प्राप्ति के 3 स्रोत हैं, व्यापार, उद्योग और नौकरी। अस्पृश्यता के कारण इन तीनों में वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्य व्यापारी से कोई भी हिंदू सामान नहीं खरीदेगा। अस्पृश्य लाभप्रद नौकरी नहीं पा सकता, लेकिन सेना सेवा पर अस्पृश्यों का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से रहा है। वे सेना में इतनी विशाल संख्या में भर्ती हो गए थे कि भारतीय सेना आयोग 1859 की प्रस्तुत की गई अपनी टिप्पणी में मार्कस ट्वीड लडेल ने लिखा था, इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि निम्न जाति के लोगों की मदद से ही भारत पर विजय प्राप्त की गई। लेकिन गदर के बाद जब अंग्रेजों को मराठे सैनिक मिलने लगे तो निम्न जाति के जो सैनिक बंबई सेना के आधार थे, उनकी स्थिति डावाडोल हो गई। इसका कारण यह नहीं था कि मराठे बेहतर सैनिक थे, बल्कि यह था कि उनके धार्मिक पूर्वग्रह ने उन्हें निम्न जाति के अफसरों के अधीन सेवा करने से रोका। पूर्वग्रह इतना प्रबल था कि जाति भेद से परे अंग्रेजों को भी अस्पृश्य वर्गों से भर्ती रोकनी पड़ी। इसी प्रकार अस्पृश्यों को पुलिस बल में नौकरी नहीं दी जाती। अनेकानेक सरकारी कार्यालयों में अस्पृश्यों के लिए नौकरी पाना संभव नहीं है। मिलों में भी भेदभाव बरता जाता है। सूती कपड़ा मिलों के बुनकर विभागों में अस्पृश्यों को भर्ती नहीं किया जाता, जबकि उनमें से अनेक पेशेवर बुनकर हैं। प्रस्तुत है बंबई नगर पालिका की स्कूल प्रणाली का एक उदाहरण। बंबई निगम द्वारा शासित
प्रदेशीय महानगर है। भारत के किसी भी निगम की तुलना में वहाँ अधिक आज़ादी है, पर वहाँ दो तरह के स्कूल हैं, एक अस्पृश्यों के बच्चों के लिए और दूसरा अस्पृश्यों के बच्चों के लिए। यह स्वयं में एक नोट करने योग्य बात है। इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य कुछ और बातें भी हैं। निगम ने स्कूलों के अनुसार उनके अध्यापकों को भी अस्पृश्यों और अस्पृश्यों में विभाजित कर दिया है। चूंकि अस्पृश्य अध्यापकों की कमी है, अतः अस्पृश्यों के कुछ स्कूलों में स्पर्श अध्यापक काम कर रहे हैं। एक अत्यंत कटु मजाक यह है कि यदि अस्पृश्य स्कूल सेवा में कोई उच्च वेतनमान है, और वह वहाँ होगा भी, क्योंकि वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त चंद अस्पृश्य अध्यापक होते हैं, तो अस्पृश्य अध्यापक को उस वेतनमान में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन किसी अस्पृश्य स्कूल में यदि कोई उच्च वेतनमान उपलब्ध होगा, तो उस वेतनमान में अस्पृश्य अध्यापक को नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसे तब तक इंतजार की घड़ियां गिननी होगी जब तक कि अस्पृश्यों के लिए सेवा में स्थान खाली नहीं हो जाता। यह है हिंदू समाज के जीवन का आचार शास्त्र। इसके साय में यदि अस्पृश्य गरीब है, तो आशा की जाती है कि समिति उन्हें प्रतिनिधित्व से इस आधार पर वंचित नहीं करेगी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र छोटा है, बल्कि यह देखेगी और उपाय करेगी कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, ताकि वे अस्पृश्य उन प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर कर सकें जो उनकी गरीबी को जन्म देती है। इस समय जब उनके लिए धन प्राप्ति के सभी रास्ते बंद हैं, तो यह ठीक नहीं होगा कि अस्पृश्यों से संपत्ति संबंधी उच्च योग्यता की अपेक्षा की जाए। पहले उन्हें धन प्राप्ति के अवसरों से वंचित करना और फिर उनसे संपत्ति संबंधी उच्च योग्यता की अपेक्षा करना तो जले पर नमक छिड़कने जैसा ही है। अस्पृश्यों में पर्याप्त मतदान शक्ति पैदा करने के लिए कैसा मताधिकार और क्या योग्यता स्तर अपेक्षित है, आंकड़ों के अभाव में इसका निर्णय मैं समिति पर छोड़ता हूँ। बेहतर होगा कि मताधिकार के योग्यता स्तर को कम किया जाए, ताकि राजनीतिक जीवन में यथासंभव अधिक से अधिक अस्पृश्य प्रवेश कर सकें। उनका दर्जा इतना घटा दिया गया है कि वे आत्मबोध ही खो बैठे हैं। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में निर्णय करते समय समिति अस्पृश्यों के हितों का ध्यान रखेगी और यह निर्णय देगी कि प्रतिनिधियों की संख्या निर्वाचक मंडल के विस्तार के अनुसार न हो, बल्कि निर्वाचक मंडल का विस्तार प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार हो। 31 इस संबंध में लॉर्ड मौले समिति का स्मरण कराना अनुचित नहीं होगा, जिसने कहा है, सरकार का उद्देश्य यह है कि विधान परिषदों में संबंधित समुदायों की वास्तविक सामाजिक शक्तियों, आशाओं तथा आकांक्षाओं का संतुलित, यथार्थ तथा प्रभावशाली प्रतिनिधित्व हो। इसे बीजगणित, गणित, रेखागणित अथवा तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है कि प्रतिनिधित्व की सीमा निर्धारित करते समय मुख्यतः प्रतिनिधियों की संख्या पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तरमीमें प्रतिनिधियों की संख्या पर प्रभाव डाल सकती हैं। अतः प्रस्ताव है कि बम्बई प्रेसिडेंसी के अस्पृश्यों को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों से 9 सदस्यों को चुनने की अनुमति दी जाए। ये 9 सदस्य एक और निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे। वे अपने बीच से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे और वह सदस्य इंपीरियल विधान परिषद में अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। शेष 8 सदस्य बम्बई विधान परिषद में अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 32 संप्रदाय आधारित निर्वाचक मंडलों के अलावा अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के लिए अन्य योजनाएं भी हैं।
यह उचित नहीं होगा कि उन योजनाओं के विषय में कुछ कहे बिना इस बयान को समाप्त किया जाए। 33 कांग्रेस ने केवल मुसलमानों के मामले में सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया है और वह नामांकन के अंधाधुंध इस्तेमाल को भी स्वीकार नहीं करती। अतः अस्पृश्यों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वे आम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ें। यह उचित होता यदि चुनाव लड़ने के लिए सभी को बराबर की आज़ादी मिली होती। शास्त्रों के जरिए अस्पृश्यों को अस्पृश्य समर्थक बनाने की और अस्पृश्यों को अस्पृश्य विरोधी बनने की शिक्षा दी जाती है और फिर कहा जाता है कि दोनों खुला चुनाव लड़ें। यह तो मतिभ्रम अथवा चालबाजी के लक्षण हैं, लेकिन इस बात को तो याद रखना ही होगा कि कांग्रेस में अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका मुखौटा तो राजनीतिक आमूल परिवर्तनवादियों का है, पर हैं वे सामाजिक रूढ़िवादी। उनका सिद्धांत है कि सामाजिक तथा राजनीतिक दो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। उनकी दृष्टि में समाज तथा राजनीति के दो अलग अलग सूट हैं और उन्हें मौसम के अनुसार अदल बदल कर ही पहना जा सकता है। ऐसी मनोवृत्ति तो केवल हास्यास्पद है, क्योंकि यह इतनी स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति है कि उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए गंभीरता से विचार करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी मनोवृत्ति में दृढ़ विश्वास के अपने फायदे होते हैं, अतः वह सहज ही समाप्त भी नहीं होगी। कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत ही इस अस्वाभाविक आधार वाक्य से हुई है, अतः उनमें यह वृत्ति रच गई है। जो लोग कांग्रेस के सम्मेलनों में भाग लेते हैं वे उसी पंडाल में हो रही नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की उपेक्षा करते हैं। तथ्य तो यह है कि कांग्रेस सम्मेलनों में भाग लेने वालों ने एक बार यह अभियान छेड़ा था कि उस कॉन्फ्रेंस को पंडाल के इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए, जिससे उनकी प्रेसिडेंसी के बुद्धिजीवियों के केंद्र पूना में पंडाल के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई थी। कांग्रेस गैर राष्ट्रीय अथवा राष्ट्र विरोधी संगठन है, अतः सांप्रदाय आधारित निर्वाचक मंडलों के बारे में उसके विचार गंभीरता से विचार योग्य नहीं है। 34 उदारवादियों ने अपनी अलग बैठक में न्याय की अपेक्षा उदारता का प्रदर्शन अधिक किया है। उनका प्रस्ताव था कि बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों में पिछड़े समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया जाए। उन्होंने अस्पृश्यों के लिए सीटों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन उनके प्रबुद्ध उदारवादियों तथा अन्य लोगों की उदार भावना यह है कि इतना पर्याप्त होगा कि विधान परिषद में अस्पृश्यों के 1 या 2 प्रतिनिधि चुन लिए जाएं। इन महानुभावों से सहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही इस सहानुभूति के लिए उनका आभार व्यक्त किया जा सकता है। अस्पृश्यों के 1 या 2 प्रतिनिधियों का होना न होने के बराबर है। विधान परिषद कोई अजायब घर तो है नहीं, उसके पास तो शक्तियां होंगी और वह समाज के भविष्य को बना अथवा बिगाड़ सकेगी। 1 या 2 अस्पृश्य प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? ना तो वे अपनी दशा सुधारने के लिए किसी बिल को पास करा सकते हैं और न ही वे अपनी दशा को दयनीय बनाने वाले किसी बिल को रोक सकते हैं। साफ बात तो यह है कि उच्च जाति के सवर्ण हिंदुओं को दी जाने वाली राजनीतिक सत्ता से अस्पृश्य अधिक कल्याण की आशा नहीं कर सकते। भले ही सत्ता का उपयोग अस्पृश्यों के विरुद्ध न किया जाए, पर इस बारे में हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो सकते। यह भी तो हो सकता है कि उसका उपयोग उनकी भलाई के लिए न किया जाए। विधान परिषद पूर्ण सत्ता संपन्न हो सकती है, वह जो चाहे करे, पर वह क्या करना चाहेगी यह उसके स्वरूप पर निर्भर करेगा। हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि भले ही ब्रिटिश संसद कुछ भी करने के लिए पूर्णतः समर्थ है, पर वह अपने चहेतों के अनुचित परिरक्षण को अवैध नहीं ठहराएगी।
भले ही सुल्तान समर्थ है, पर वह मोहम्मद के धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की भले ही पोप समर्थ है, पर वह ईसा मसीह के धर्म को पलट नहीं सकता, उसी प्रकार जिस विधान मंडल में अधिकांश उच्च जाति के लोग होंगे, वह ऐसा कानून पास नहीं करेगा जो अस्पृश्यता को मिटाए, अंतरजातीय विवाहों की अनुमति दे, सार्वजनिक मंदिरों, स्कूलों तथा सड़कों के इस्तेमाल पर लगी रोक को दूर करे, और संक्षेप में कहा जाए तो जो अस्पृश्यों के व्यक्तित्व को शुद्ध करे। इसका कारण यह नहीं है कि वे ऐसा कर नहीं सकते, बल्कि वे करेंगे नहीं। विधानमंडल सामाजिक स्थिति की उपज है, और जो समाज की स्थिति का निर्धारण करता है, वही उसकी शक्ति का भी निर्धारण करता है। यह बात इतनी साफ है कि उसका खंडन नहीं किया जा सकता। भविष्य में क्या घटना घट सकती है, उसका अनुमान अतीत की घटना से लगाया जा सकता है। काउंसिल में उच्च जाति के लोग नहीं चाहते कि विधानमंडल के सामने कोई सामाजिक समस्या लाई जाए। इंपीरियल विधान परिषद में 1916 में माननीय श्री दादा भाई नौरोजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया था, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह सबको पता है और उसे दोहराने की जरूरत नहीं है कि जो अनेक लोग अस्पृश्यों के प्रति कुछ सहानुभूति रखते हैं, उन्होंने उसकी कटु आलोचना की, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है कि यद्यपि संकल्प पास नहीं हुआ था, प्रस्तावक को माफ नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे अप्रिय संकल्प को लाना ही पाप माना गया। बाद के चुनाव में प्रस्तावक को हटना पड़ा और उनके स्थान पर माननीय श्री खापरडे आए, जिन्होंने एक बार एक लेख में कहा था, जो अस्पृश्यों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, स्वयं निम्न कोटि के हैं। अस्पृश्यों के प्रति उच्च जाति के सवर्णों की यह सहानुभूति क्या प्रतिशोधपूर्ण सहानुभूति नहीं है? 35 जो यह फरमाते हैं कि अस्पृश्यों के लिए 1 या 2 सदस्य काफी होंगे, वे राजनीतिक हक के सही आशय को नहीं समझते। भले ही सारांश रूप में तकनीकी दृष्टि से यह कहा जाता है कि राजनीतिक हक का मुख्य आशय वोट देने का अधिकार है, पर ना तो वह कानूनों के अथवा कानून बनाने वालों के पक्ष में वोट देने का अधिकार है, ना तो वह किसी बिल के पक्ष या विपक्ष में बोलने का अधिकार है, और ना ही नाम पुकारे जाने पर हाँ अथवा ना कहने की योग्यता है। अनेक लिखित नामों वाले कागज के टुकड़ों को मतदान पेटी में डालने की योग्यता ऐसा कार्य है जो उक्त कार्यों की भांति स्वयं कोई महत्व नहीं रखता, भले ही उस पर दिनचर्या के अनेक सर्वाधिक सामान्य कार्यों से सौता बेहतर होने का ठप्पा लगा दिया जाए। वे किसी अन्य कार्य की भांति शिक्षाप्रद हैं। मताधिकार अथवा राजनीतिक अधिकार का महत्व यह है कि उन शर्तों के विनियमन में सक्रिय तथा सीधी भागीदारी का अवसर दिया जाए, जिन पर सामाजिक जीवन आधारित होगा। जिन शर्तों पर आज अस्पृश्यों तथा अस्पृश्यों का सामाजिक जीवन निर्भर है, वे अस्पृश्यों के लिए अति अपयशकारी तथा अस्पृश्यों के लिए अति घातक हैं। यदि लोगों की क्षमताओं को कारगर बनाना है, तो उनके प्रयोग की सामाजिक शर्तों को निश्चित करने की शक्ति होनी ही चाहिए। यदि शर्तें अत्यंत कठोर हों, तो यह अस्पृश्यों तथा अस्पृश्यों दोनों के हित में होगा कि शर्तों में संशोधन किया जाए। अस्पृश्यों की ऐसी स्थिति होनी ही चाहिए कि वे संशोधन को अपने अनुकूल करा सकें। उनके हितों के महत्व को देखते हुए यथा प्रस्तावित उन्हें उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। 1 या 2 प्रतिनिधि का होना यह प्रदर्शित करता है कि उन्हें अनुकंपा के आधार पर लिया गया है। यह ना तो न्यायोचित है और ना ही पर्याप्त। जैसा कि लॉर्ड मोरले के पिछले उद्धरण में कहा गया है, प्रतिनिधित्व जरूरतों के अनुसार होना चाहिए, ना कि संख्या के अनुसार।
36 हाल ही में दलित वर्ग मिशन द्वारा अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में एक विरोधी योजना कार्यान्वित की गई है। उसे संयोजन की योजना कहा जाता है। योजना में प्रस्ताव रखा गया है कि अस्पृश्यों के प्रतिनिधियों को काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों के संयोजन से नामित किया जाए। यह निर्णय करना बड़ा कठिन है कि अस्पृश्यों के लिए मिशन के प्रायोजन को हास्यास्पद माना जाए या उस पर खेद प्रकट किया जाए। खेद इस बात का है कि इस प्रकार की बेतुकी योजना प्रायः स्वीकार की जाएगी, अतः उसका उपहास करना ही ठीक है। इस योजना से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जिसे कभी कभी परोपकारी हित कहा जाता है, उसका दूसरा रूप भी हो सकता है, जिसके अनुसार अस्पृश्यों को यह बताया जाता है कि उनका भला किस बात में होगा। इस संबंध में अस्पृश्यों के विचारों से सहमत होने का प्रयास नहीं किया जाता, ताकि वे अपनी भलाई की खोज कर सकें तथा उसे प्राप्त कर सकें। यह कहना होगा कि मिशन की स्थापना इस उद्देश्य से ही गई थी कि दलितों की दशा सुधारी जाए और उन्हें उच्च जाति के लोगों के सामाजिक अत्याचारों से मुक्त कराया जाए। यह मिशन इतना असफल सिद्ध हुआ कि उसे ऐसी योजना का समर्थन करना पड़ा, जिससे उसके आश्रित या उनके प्रतिनिधियों को अपने विगत आकाओं का दास बनना पड़ेगा। इस प्रकार आकाओं तथा मिशन ने मिलकर एक योजना तैयार की है, जिसके अधीन दलित वर्ग सदैव पद दलित रहेंगे और उनकी मुक्ति की कोई आशा नहीं रहेगी। ऐसे हथकंडे अस्पृश्यों को धोखा नहीं देते, जबकि वे अनभिज्ञ हैं। मताधिकार समिति को तो वे क्या धोखा दे सकेंगे। एक अन्य दृष्टि से भी मिशन की योजना स्वीकार नहीं की जा सकती। यह देखकर खेद होता है कि मिशन एक ओर तो अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व की योजना प्रस्तुत कर रहा है और दूसरी ओर अपनी प्रशासकीय परिषद में अस्पृश्य को लेने से बराबर मना कर रहा है, क्योंकि यह मिशन निहित स्वार्थों वाला एवं अनौपचारिक है। अतः उसकी योजना को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। 37 भले ही सरकार द्वारा नामित का रूप पहले नामित के रूप से बेहतर हो, पर अस्पृश्यों की दृष्टि से इस पर आपत्ति की जा सकती है। वह प्रतिनिधियों की आजादी पर तो पाबंदी लगाता ही है, उसके साथ साथ वह ऐसी राजनीतिक शिक्षा देने में असमर्थ है जिसकी सभी समुदायों विशेषकर अस्पृश्यों को तत्काल जरूरत है। 38 इस अवस्था में हमें सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के विरुद्ध दिए गए तर्क पर विचार करना ही चाहिए। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने जो प्रथम तर्क प्रस्तुत किया है, उसका आशय है कि जिन राष्ट्रों ने स्वशासन का विकास किया है, उनका इतिहास निश्चय ही सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है। लेकिन पिछले पृष्ठ पर रिपोर्ट तैयार करने वालों ने कहा है कि भारतीय समाज का सही चित्र उपस्थित करते समय जाति और वर्णों के अंतर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भारतीय समाज के विचार उन विचारों से मेल नहीं खाते जिन पर विश्व में अन्यत्र प्रतिनिधि संस्थाएं आधारित हैं। पृष्ठ 97 पहली बात को लिखते समय स्थिति का बाद का विश्लेषण उनके दिमाग में नहीं रहा होगा, अन्यथा हमें कहना होगा कि संभवतः रिपोर्ट तैयार करने वालों के दिमाग में एक साथ दो परस्पर विरोधी विचार रहे होंगे। दोनों को पास पास रखकर देखा जाए तो रिपोर्ट तैयार करने वालों से यह आशा करनी ही होगी कि वे एक असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए एक असाधारण उपाय के रूप में सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के प्रति सहमत हैं। 39 एक अन्य तथा खास तर्क सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के विरुद्ध यह है कि उसके आधार पर सामाजिक विभाजन जारी रहेगा। कैसा मजाक है कि जो लोग सामाजिक विभाजनों के पक्षधर हैं, वे ही इस प्रतिकूल तर्क के सबसे बड़े समर्थक हैं। समिति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इस आधार पर सांप्रदाय
आधारित प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, वे ही श्री पटेल के अंतरजातीय विवाह विधेयक के सबसे कट्टर विरोधी हैं और इसे जाति तोड़क विधेयक मानते हैं। इस तर्क को प्रस्तुत करने वाले महानुभावों की ईमानदारी पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट तैयार करने वालों ने भी इसे संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के विरोध में गौण रूप में प्रस्तुत किया है, अतः यदि संभव हो तो इस तर्क का समाधान किया जाना चाहिए। क्या संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व सामाजिक विभाजन बनाए रखेंगे? यदि आप संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व को इस दृष्टि से देखें कि वह सामाजिक विभाजनों को निर्वाचक मंडलों का रूप देता है, तो आलोचना को उचित कहा जा सकता है। यह तभी सही होगा जब पहले से यह मान लिया जाए कि ये विभाजन कोई वास्तविक विभाजन नहीं है और उनका कोई महत्व नहीं है। यह तो वैसे ही मिथ्यापूर्ण धारणा है जैसी कि भारत को प्रलोभन देने के लिए की जाती है और कहा जाता है कि अंग्रेज तो असामाजिक हैं। सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के इस लाभ विशेष को तो मानते हैं और उसका विरोध इस आधार पर करते हैं कि उसके कारण सामाजिक विभाजन बना रहेगा। उन्हें यह बताया जा सकता है कि एक अन्य दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व सामाजिक विभाजनों को जारी नहीं रखता, बल्कि वह तो उन्हें समाप्त करने का एक उपाय है। 40 जब सांप्रदाय आधारित निर्वाचक मंडलों और सामाजिक विभाजनों का एक ही लक्ष्य होगा, तब उनका प्रमुख प्रभाव यह होगा कि अलग अलग जातियों के जो लोग वैसे आपस में नहीं घुलते मिलते, उन्हें वे एकजुट करके विधान परिषद में लाएंगे। इस प्रकार विधान परिषद भागीदारी का एक नया क्षेत्र बन जाएगी। उसमें विभिन्न जातियों के वे प्रतिनिधि आपस में जुड़ जाएंगे जो अभी तक अलग थलग थे और उसके कारण असामाजिक थे। सामुदायिक एवं सामूहिक जीवन में सक्रिय भागीदारों की मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति पर अवश्य प्रभाव डालेगी। आज जाति अथवा धर्म की एक निश्चित प्रवृत्ति है, लेकिन जब तक जाति या वर्ग अलग थलग रहेंगे, तब तक उनकी प्रवृत्ति जड़ अवस्था में रहती है। जैसे ही अनेक जातियां अथवा समूह आपस में संपर्क एवं सहयोग करने लगते हैं, तो उसके फलस्वरूप जड़ प्रवृत्ति का निश्चित रूप से पुनः समाजीकरण होने लगता है। यदि मुसलमानों, ईसाइयों आदि के प्रति हिंदुओं की प्रवृत्ति का और हिंदुओं के प्रति मुसलमानों, ईसाइयों आदि की प्रवृत्ति का तथा अस्पृश्यों के प्रति अस्पृश्य हिंदुओं की प्रवृत्ति का पुनः समाजीकरण हो जाए, तो जातियां और विभाजन समाप्त हो जाएंगे। यदि जाति एक प्रवृत्ति और उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उसे तब समाप्त हुआ माना जाएगा जब जाति की प्रत्येक प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन विभिन्न जातियों तथा समूहों की वर्तमान रूढ़िवादी प्रवृत्ति तभी समाप्त होगी जब विभिन्न समूह आपस में मिलजुल कर सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लें। मनोवृत्ति के ये परिवर्तन क्षणभंगुर नहीं होंगे, बल्कि उनके फलस्वरूप परिषद भवन से बाहर का सामूहिक जीवन प्रभावित होगा। जितनी संख्या में ऐसी सामूहिक गतिविधियों के लिए अवसर पैदा किए जाएंगे, उतना ही अधिक अच्छा होगा। तब बड़े पैमाने पर पुनः समाजीकरण होगा और उसके फलस्वरूप और भी तेजी से जातियां और समूह समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जो लोग वर्तमान विभाजन को अक्षुण्ण रखने के आधार पर संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व की निंदा करते हैं, वे यदि विचार करें तो उसका स्वागत करेंगे और उसे उनके उन्मूलन के लिए एक सशक्त साधन मानेंगे। 41 इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि अस्पृश्यों के लिए पर्याप्त संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व जरूरी भी है।
और महत्वपूर्ण भी। इस संबंध में स्पर्शों की भावनाएं कितनी प्रबल होती हैं, उसका अंदाजा सहज ही उस समय लग गया होगा जब मद्रास प्रेसिडेंसी के स्पर्शों ने श्री मोंटेग्यू से कहा था कि यदि भारत के लिए स्वशासन के साथ संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व को नहीं जोड़ा गया तो रक्तपात होगा। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने वालों ने बुद्धिजीवी वर्ग के प्रति अपने मन में यह आस्था बना ली है कि वे स्पर्शों को अस्थायी सामाजिक अधोगति तथा बहिष्कार से उबारने के लिए सभी प्रकार के सुधार लागू करवा देंगे। वे कहते हैं, हमारे विचार में शिक्षित भारतीय राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की लोक तथा समाज सेवा के भी प्रयास कर रहे हैं। चूंकि रिपोर्टकर्ताओं ने स्पर्शों की मांगों की अनदेखी की है, अतः यह पता लगाना उचित है कि क्या वे प्रमाणित निष्ठा वाले लोग थे। शिक्षा तथा उसके सामाजिक महत्व के बारे में जोसेफ एडिसन के शब्दों को उद्धृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, मानव समाज के लिए इससे अधिक अहितकर बात और कोई नहीं होगी जब प्रतिभाशाली व्यक्तियों का मान सम्मान उनकी प्रतिभाओं के लिए इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना किया जाए कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। प्राकृतिक देन तथा कला प्रवीणता मूल्यवान होती है, लेकिन चूंकि उन्हें गुणों के लिए काम में लाया जाता है अथवा उन पर मान सम्मान के नियम लागू होते हैं, अतः हमें चाहिए कि निरपेक्ष भाव से देखें और अपने संपर्क में आने वाले लोगों में प्रतिभा के दर्शन इस आधार पर ही करें कि हमें उनकी मनोवृत्ति के बारे में कोई खास बात दिखी है या उसके बारे में कोई अच्छी जानकारी मिली है। अन्यथा वे हमें उन लोगों का भक्त बना देंगे जिनके बारे में हमारा ज्ञान और विवेक कहेगा कि हमें तो उनसे घृणा करनी चाहिए थी। 42 आंकड़े प्रमाण है कि बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण एक दूसरे के पर्याय हैं। बुद्धिजीवी मनोवृत्ति ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति है, उसका दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है। हालांकि वह वाणी से सर्वहित की बात करता है, पर ब्राह्मण नेता किसी प्रकार जन नेता नहीं होता, अधिक से अधिक वह अपनी जाति का नेता होता है, क्योंकि जितनी सहानुभूति उसकी उनके लिए होती है उतनी अन्य किसी के लिए नहीं होती। उसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण हैं ही नहीं जो स्पर्शियों से सहानुभूति रखते हों। ठीक ठीक कहा जाए तो कुछ ब्राह्मण काफी उदार तथा विचारवान हैं। वे स्वीकार करते हैं कि अमूर्त रूप में अस्पृश्यता की प्रथा एक राक्षसी प्रवृत्ति है और समाज को उससे गंभीर खतरा है। लेकिन अधिसंख्यक हठधर्मी ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते। वे बड़ी अभूतपूर्व मात्रा में उपलब्ध कराए गए प्रमाण और प्रतिदिन का प्रच्युत अनुभव होते हुए भी इस प्रथा के भयंकर रूप को अस्वीकार करते हैं। वे जब आजादी की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि उन्हें आजादी है कि वे अपने मानवों का दमन करें और उनके प्रति बर्बर, निर्दयी तथा क्रूर बने। उनके मनमाने अधिकार का विकास केवल स्पर्शों के अहित में ही हो सकता है। उनकी भावना न तो यह सहन करेगी कि अंग्रेज लोग उनसे ऊंचे हैं और न ही यह सहन करेगी कि एक स्पर्श का दर्जा उनके बराबर है और उनसे जो नीचा है उसे उनकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। यह है उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक मनोवृत्ति का सही सार। जो लोग ब्राह्मण नेताओं की समाज विरोधी भावना की आलोचना करते हैं, उन्हें यह चेतावनी दी जाती है कि अपनी आलोचना में ब्राह्मण नेताओं की प्रथम श्रेणी के अस्तित्व की ओर समूचे ध्यान नहीं देते। निसंदेह ऐसा है, उनमें व्यक्तिगत तथा आर्थिक त्याग के बहुत कम उदाहरण पाए जा सकते हैं। उसी प्रकार उनकी अस्वाभाविक शक्ति के प्रयोग में नरमी दिख सकती है।
फिर भी आशंका है कि इस अन्याय को उस स्थिति से जुदा नहीं किया जा सकता जिससे कि मानवता तथा सच्चाई का वास्ता पड़ता है। अस्पृश्यों की दयनीय स्थिति इसलिए कुछ अधिक सहनीय नहीं हो जाती कि कुछ उदार लोग सहानुभूति दिखाएंगे ही, न ही सच्चे व न्यायोचित विरोध की प्रतिकूल बाढ़ रुक सकती है, क्योंकि अपने प्रबल वेग में वह उन चंद लोगों को भी निकल जाएगी जो दोषियों की भीड़ में अपेक्षाकृत निर्दोष हैं। 43 भारत में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति हमें यह विश्वास नहीं दिलाती कि जो चंद लोग सहानुभूति रखते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। दूसरी ओर निश्चय ही समय के साथ साथ दोषियों की भीड़ बढ़ती जाएगी। राजनीतिक संघर्ष में तेजी आने से सामाजिक सुधार का संघर्ष न केवल मंद बल्कि ठंडा ही पड़ गया है। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज का उत्थानकारी प्रभाव अब अतीत का हिस्सा बन गया है। भविष्य में भी इनकी अधिक संभावना नहीं है। यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार केवल एक ही वर्ग तक सीमित रहा तो जरूरी नहीं कि उससे उदारवाद पनपेगा ही। इससे वर्ग हित का औचित्य तथा संरक्षण सिद्ध हो सकता है। हो सकता है कि इससे दलितों के उद्धारक एवं सुधारक पैदा न हो बल्कि अतीत और यथास्थिति के पक्षधर एवं समर्थक पैदा हो जाएं। अब तक की शिक्षा का क्या यह प्रभाव नहीं देखा गया है? यह मान लेने का कोई आधार नहीं है कि अन्य बातें समान होते हुए भी यह भविष्य में एक नया मार्ग अपनाएगी। अतः अस्पृश्यों और उच्च जातियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी पूर्ण नीति तो यह होगी कि स्वयं अस्पृश्यों को शक्ति दी जाए। वे औरों की तरह सत्ता के भूखे नहीं हैं, वे तो समाज में केवल अपने सहज स्वाभाविक स्थान के लिए आग्रह करना चाहते हैं। 44 इस व्यापक विश्व युद्ध का उद्देश्य जो भी रहा हो, पर उसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को जन्म दिया है और वही भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार होगा। यह प्रसन्नता की बात है कि 20 अगस्त 1917 की घोषणा में कहा गया है कि इस सिद्धांत को भारत पर लागू किया जाएगा। उसमें इस नियम का प्रतिपादन किया गया है कि प्रत्येक देशवासी को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वे किन परिस्थितियों में रहें। यह इस सिद्धांत के महत्व की अधूरी अनुभूति का लक्षण होगा। यदि इसकी प्रयुक्ति को केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक सीमित रखा गया, क्योंकि मतभेद केवल राष्ट्रों के बीच ही नहीं होते हैं बल्कि किसी देश के वर्गों के बीच भी होते हैं। हमारे भारतीय राजनेता अपने राजनीतिक तथा जोशीले भाषणों में जानबूझकर भारत के लोगों की कानूनी संकल्पना का राग अलापते हैं। कानूनी संकल्पना में भारत के लोगों का ऐसा चित्र खींचते हैं मानो भारत के लोगों का स्वभाव एक सा है। वे इन गुणों पर बल देते हैं यथा प्रयोजन और कल्याण का प्रशंसनीय समुदाय, लोकहित के प्रति निष्ठा, इस एकता से जुड़ी परस्पर सहानुभूति, आशा है कि समिति इस बात का अनुभव अवश्य करेगी कि कानूनी तथा वास्तविक संकल्पनाएं किस प्रकार टकराती हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पर ध्यान दिया जा सकता है। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर विजय प्राप्त करके उन्हें गुलाम बनाया। यह अनैतिक बुराई ब्राह्मण राजनेताओं के लिए अति प्रिय विषय है। वे कभी भी उससे लाभ उठाने से नहीं चूकते। इन अनैतिकताओं का चित्रण जॉन थोरस ने एक बार अपने 1832 में लिखे नोट्स ऑन इंडियन अफेयर्स, भारतीय मामलों संबंधी टिप्पण में किया था। स्वर्गीय माननीय श्री गोखले ने भी एक बार इसी भावना को व्यक्त किया था। तब यह विदेशी एजेंसी बड़ी महंगी है विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था, अनैतिक बुराई सबसे बढ़कर होती है। वर्तमान पद्धति के अधीन भारतीयों को एक प्रकार से बौना बनाया जा रहा है। हमें जीवन भर सदैव हीनता के वातावरण में जीना होगा। हमें से सर्वोच्च व्यक्ति को घुटने टेकने ही पड़ेंगे
और वर्तमान पद्धति की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। मैं तो अवश्य कहूँगा कि ऊंचा उठने की हमारी सहज भावना को कुचला जाता है। ईटन तथा हैरो में पढ़ने वाला हर छात्र इसे अनुभव कर सकता है। वह सोच सकता है कि एक दिन वह ग्लैडस्टोन अथवा नेपोलियन अथवा वेलिंगटन बन सकता है। उसके लिए वह अपनी योग्यता अनुसार भरसक प्रयास कर सकता है। वर्तमान पद्धति के अधीन हमारा पौरुष उस पूरी बुलंदी को कभी नहीं छू सकता जिस तक कि वह पहुंच सकता है। प्रत्येक स्वसाहसी व्यक्ति जिस नैतिक उत्थान को अनुभव कर सकता है उसे हम अनुभव नहीं कर सकते। हमारी प्रशासनिक तथा सैनिक प्रतिभाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, उनका उपयोग होता ही नहीं और अंत में हम अपने ही देश में लकड़हारे और कहार बनकर ही रह जाएंगे। 45 मैं समिति का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश नौकरशाही की निंदा करने के लिए एक ब्राह्मण ने, निश्चित रूप से एक उदार ब्राह्मण ने, जो ये भावनाएं व्यक्त की हैं, क्या उन्हें और भी मुंह तोड़ तरीके से ब्राह्मण कुलतंत्र की निंदा करने के लिए स्पर्श व्यक्ति नहीं कर सकते। नौकरशाही की प्रशंसा में कहा जा सकता है कि उसने संगदिल होने के आरोप को झुठला दिया है और स्पर्शों की भावना के प्रति संवेदना प्रकट की है तथा उस शासन पद्धति में परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है जिसने उन लोगों के व्यक्तित्व को बौना बना दिया है जिनके लिए वह तैयार की गई थी। लेकिन क्या ब्राह्मण इससे आदि उदारता का भी दावा कर सकता है? उसका विश्वास है कि हिंदू समाज व्यवस्था तो सर्ववर्णपूर्ण और सनातन है, उसे उसके पूर्वजों ने ऐसा बनाया है। वे तो अति मानव और त्रिकालदर्शी थे और उन्हें भावी युगों की सनातन व्यवस्था बनाने की अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। जाति श्रेष्ठता की इस कट्टर रूढ़िवादिता ने हिंदू समाज के पुनर्निर्माण को रोका है और सर्वहित के लिए निहित स्वार्थ वाले अधिकारों के संशोधन में बाधा डाली है। बंबई में मार्च 1918 में अस्पृश्यता को मिटाने के लिए एक सम्मेलन का स्वांग रचा गया था। यद्यपि कारवार के शंकराचार्य डॉक्टर कुर्तकोटी ने सम्मेलन में भाग लेने का वचन दिया था, पर सम्मेलन से ठीक 1-2 दिन पूर्व कुछ अपरिहार्य कारण से वह उत्तर भारत के लिए रवाना हो गए। श्री तिलक को सम्मेलन में एक संक्षिप्त भाषण देने का गौरव प्राप्त है, लेकिन उनका सौभाग्य है कि उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित ही नहीं किया गया। लेकिन वह अस्पृश्यों की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखावटी सहानुभूति थी, क्योंकि जब अस्पृश्यता निवारण के घोषणा पत्र का प्रारूप श्री तिलक के सामने रखा गया तो विश्वसनीय प्रमाण से पता चला है कि उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 46 यहाँ एक राष्ट्र के भीतर प्रत्यक्ष असमरसता का उजागर किया गया है, अतः यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने के लिए समुचित क्षेत्र है। यदि उन्नत वर्ग भारत पर उसे लागू करने के लिए शोर मचा रहे हैं और भले ही सत्तारूढ़ शक्तियों ने उसे अंशतः स्वीकार कर लिया है ताकि भविष्य में भारत के लोगों को बौना न बनाया जा सके, तो क्या न्याय की दृष्टि से स्पर्श अपने हित में उसके लाभ की मांग नहीं कर सकते? यदि स्पर्शों के लिए आत्मनिर्णय की जरूरत को स्वीकार किया जाता है तो उन्हें सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व तथा आत्मनिर्णय दो अलग अलग शब्द हैं, पर उनका भाव एक ही है।